Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students of ninth class, hope you are fine with the grace of Allah subhanahu wa ta'ala. हमने आज के लेसन में सेल साइकिल जो चैप्टर हमने वाइंड अप किया है उसकी एक्सरसाइज को देखना है, उसको ओवरव्यू करना है। उसमें सबसे पहले मैं शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करूँगा। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 पे आप देखिए ज़रा। अ नर्व सेल डज नॉट डिवाइड आफ्टर इट्स फॉर्मेशन, इन विच फेज ऑफ सेल साइकिल इट इज़। ठीक है, तो आप लोगों ने पढ़ा था बेटा कि जब सेल डिवाइड नहीं होता तो फिर सेल जो है वो G0 फेज़ में एंटर हो जाता है। तो यहाँ पे आप यही लिखेंगे कि इट इज़ एंटर्ड या नर्व सेल हैज़ एंटर्ड इन द फेज ऑफ G0 फेज ऑफ सेल साइकिल एंड इन दिस फेज अ सेल स्टॉप्स डिवाइडिंग। ठीक है, सेल जो है वो स्टॉप कर देता है, डिवाइड नहीं होता और सेल साइकिल से वो आउट हो जाता है। नंबर 2 पे देखें, हाउ इज साइटोकाइनेसिस इम्पॉर्टेंट इन डिफरेंट प्लांट सेल्स इज़ डिफरेंट इन प्लांट सेल्स एज कम्पेयर टू एनिमल सेल। ठीक है, एनिमल प्लांट सेल में डिफ्रेंशिएट करना है, आप लोगों ने बताना है कि साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस जो है वो कैसे डिफरेंट होता है। तो आप लोगों ने पढ़ा था कि एनिमल्स के अंदर क्लेविज फ्यूरो का प्रोसेस है, और जबकि प्लांट सेल्स के अंदर मेटाफेज प्लेट के ऊपर जो है वो सेल प्लेट बनती है। ठीक है, और उसमें फ्रैगमेंट्स होते हैं सेल वॉल के। तो यहीं पे आप लोगों ने पेज नंबर जो आप लोगों का 90 के ऊपर इसका आंसर मौजूद है। ठीक है, लास्ट में साइटोकाइनेसिस, तो उसमें एनिमल सेल्स के हवाले से छोटा सा पैराग्राफ है और उसके नीचे प्लांट सेल्स का पैराग्राफ है। तो इसको आप लोगों ने पैराग्राफ की फॉर्म में दोनों के हवाले से साइटोकाइनेसिस को एक्सप्लेन कर देना है। नेक्स्ट है नंबर 3, व्हाट टाइप ऑफ सेल डिवीजन अकर्स व्हेन आवर वाउंड्स आर हील्ड। ठीक है, जख्म जब हमारे हील अप होते हैं तो कौन सी सेल डिवीजन होती है, तो आप जानते हैं इट इज़ माइटोसिस। ओके, माइटोसिस का प्रोसेस होता है। नंबर 4, प्लांट्स डू नॉट मेक देयर गैमीट्स बाय मायोसिस, हाउ इज़ दैट। ठीक है, प्लांट्स गैमीट्स तो बनाते हैं लेकिन मायोसिस के थ्रू नहीं बनाते हैं। तो इसके लिए मैं आप लोगों को पेज नंबर 100 पे लेके जाता हूँ। तो यहाँ पे आप लोगों ने बेटा मायोसिस का जो टॉपिक है, सिग्निफिकेंस ऑफ मायोसिस, इसमें आप लोगों ने पेज नंबर 100 पे यहाँ पे आप लोगों ने प्लांट्स लाइफ साइकिल यहाँ से स्टार्ट करना है। ठीक है, जिसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन्स होती हैं और सेल्स जो होते हैं वो जो डिप्लॉइड स्पोरोफाइट जनरेशन है वो मायोसिस का प्रोसेस करती है और वो हैप्लॉइड स्पोर्स बनाती है। यानी हैप्लॉइड सेल्स जो हैं वो स्पोर्स की फॉर्म में पहले से ही बन चुके होते हैं। वो हैप्लॉइड गैमेटोफाइट जनरेशन में एंटर होते हैं, यानी वो गैमीट्स बनाते हैं। लेकिन ये जो गैमीट्स बनते हैं ये थ्रू माइटोसिस बनते हैं। ठीक है, तो यही क्वेश्चन था कि प्लांट्स के अंदर गैमीट्स जो हैं वो मायोसिस के थ्रू क्यों नहीं बनते हैं। तो उसकी रीज़न ये है कि मायोसिस का प्रोसेस जो है वो स्पोरोफाइट जनरेशन के अंदर होता है, जहाँ पे स्पोर्स जनरेट होते हैं। फिर वो स्पोर्स जो होते हैं वो हैप्लॉइड सेल्स होते हैं, तो वो हैप्लॉइड सेल्स जो है माइटोसिस के ज़रिए से गैमीट्स प्रिपेयर करते हैं। इस तरह से गैमीट्स जो हैं वो मायोसिस के ज़रिए से प्रिपेयर नहीं होते प्लांट्स के अंदर। ठीक है, इसको आप लोगों ने यहाँ तक नोट कर देना। ओके बच्चों, इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। अब हम लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। नंबर 1 पे आ रहा है, व्हाट इज़ सेल साइकिल एंड व्हाट आर इट्स मेन फेजेस। तो बेटा आप लोगों ने चैप्टर के स्टार्ट में ही फर्स्ट पेज पे ही सेल साइकिल की डेफिनेशन मैंने आपको मार्क करवा दी थी। ठीक है, और सेल साइकिल की डेफिनेशन के बाद आप लोगों ने इसके फेजेस पे आना है। तो इसके 2 फेज़ हैं। ठीक है, इंटरफेज और माइटोटिक फेज़। ठीक है, तो आप लोगों ने इसमें इनके जस्ट आपने फेजेस बताने हैं। ठीक है, कौन कौन से फेज़ होते हैं इसमें, उनकी डिटेल्स में नहीं जाना। नंबर 2 में आ जाएं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि एज अ लॉन्ग क्वेश्चन पास्ट में क्वेश्चन आया हुआ है जिसमें सेल साइकिल की डेफिनेशन के बाद इन्होंने इंटरफेज की डिटेल्स पूछी थी। ठीक है, बहरहाल नंबर 2 क्वेश्चन देखें, द एस फेज ऑफ इंटरफेज इज इंपॉर्टेंट एंड अ सेल कैन नेवर डिवाइड विदाउट इट। ठीक है, तो एस फेज बेसिकली क्या होता है, जिसमें आपके क्रोमोसोम्स डुप्लीकेट होते हैं, जेनेटिक मटेरियल डुप्लीकेट होता है। अगर जेनेटिक मटेरियल डुप्लीकेट नहीं होगा तो 2 न्यूक्लियस नहीं बन सकते हैं, और अगर 2 न्यूक्लियस नहीं बन सकते तो 2 सेल्स भी प्रिपेयर नहीं हो सकते। इस बात को समझ लें। ठीक है, इसका आंसर आपकी बुक में प्रॉपर्ली मौजूद नहीं है, फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ। एस फेज में क्रोमोसोम्स डुप्लीकेट होते हैं। अगर क्रोमोसोम्स डुप्लीकेट नहीं होंगे तो 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स नहीं बनेंगे। 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स नहीं बनेंगे तो 2 न्यूक्लियस नहीं बनेंगे सेल के अंदर, और जब 2 न्यूक्लियस नहीं होंगे तो 2 न्यू सेल्स भी प्रोड्यूस नहीं होंगे। लिहाजा सेल कैन नेवर डिवाइड विदाउट इट। ओके, नंबर 3 में आ जाएं, हाउ वुड यू स्टेट द इवेंट्स ऑफ प्रोफेज ऑफ माइटोसिस। तो बेटा आप लोगों ने इसमें माइटोसिस के प्रोफेज के जो इवेंट्स हैं उनको आप लोगों ने एक्सप्लेन कर देना है।
तो आप लोगों को जनरली बता दूं कि क्या होता है, क्रोमेटिन कंडेंस होता है और क्रोमोसोम्स की फॉर्म इख्तियार कर लेता है, ठीक है। और अब एक क्रोमोसोम जो होता है वो दो सिस्टर क्रोमेटिड्स के ऊपर मुश्तमिल होता है माइटोसिस के अंदर। और इस तरह से काइनेटोकोर फाइबर्स जब अटैच होते हैं एक एक क्रोमोसोम के साथ, तो वो कैनेटोकोर्स के ऊपर जो हैं वो, यानी कि क्रोमोसोम्स के कैनेटोकोर्स के ऊपर वो अटैचमेंट बना लेते हैं और इस तरह से क्रोमोसोम्स जो हैं वो अरेंज होना शुरू हो जाते हैं स्पिंडल फाइबर्स के ऊपर। तो ये कुछ इवेंट्स हैं जो मैंने आपको ब्रीफली बता दी हैं। इसकी डिटेल्स आप लोगों ने प्रोफेज के अंदर, जो कि मैंने आपको अलग से पढ़ाया था, इसमें आप लोगों ने इनको समझ लेना है। नंबर 4 देखें, मेक अ लिस्ट ऑफ द इवेंट्स ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस के इवेंट्स की लिस्ट बनाएं। तो लिस्ट बनाने का मतलब यही है एज अ लॉन्ग क्वेश्चन कि आपने माइटोसिस के जो चारों इवेंट्स हैं उनको आपने बल्कि साइटोकाइनेसिस भी इसमें आएगा, ठीक है, न्यूक्लियर डिवीजन भी आएगी और साइटोप्लाज्म की डिवीजन भी आएगी, तो दोनों को आप लोगों ने यहाँ पे मार्क करना है। नंबर 5 देखें, हाउ इज़ माइटोसिस सिग्निफिकेंट। तो बच्चों इसमें आप लोगों ने सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस में हमने जो 4 पॉइंट्स पढ़े थे उनको एक्सप्लेन करना है। नंबर 6 देखें, डिस्क्राइब द इवेंट्स दैट अकर ड्यूरिंग द फेजेस ऑफ मायोसिस 1, ठीक है। मायोसिस 1 के अंदर जो इवेंट्स अक्कर होते हैं, ठीक है, मायोसिस 1 के अंदर मैंने आपको उसमें जो पहला इवेंट था प्रोफेज 1, बेसिकली वो एज अ लॉन्ग क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है, तो आप लोगों ने उसको तो स्पेशली प्रिपेयर करना है। और जो बाकी उसके अंदर फेजेज हैं, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, वो सारे के सारे माइटोसिस से ही रिलेट करते हैं, ठीक है। मैंने आपको डिटेल्स इसकी कुछ दिन पहले जब आपको लेसन पढ़ाया था इनके रिवीजन में, तो मैंने आपको बता दी थी, आप लोगों ने इसको लिख लेना है, ठीक है, इसको समझ लेना है। इसी तरह से नंबर 7 क्वेश्चन देखें, डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस ऑफ मायोसिस। तो मायोसिस की सिग्निफिकेंस भी हमने 2 पॉइंट्स में पढ़ी थी, ठीक है। वो क्या पॉइंट्स थे, एक था मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोम्स नंबर, ठीक है, मायोसिस का प्रोसेस नहीं होगा तो क्रोमोसोम्स का नंबर जो है वो मेंटेन नहीं रहेगा। और दूसरा पॉइंट क्या पढ़ाया था आपको, वेरिएशंस, ठीक है, यानी जेनेटिक वेरिएशंस जो आती हैं एक नस्ल से दूसरी नस्ल में, वो वेरिएशंस आना भी ज़रूरी होती हैं, तो वो भी थ्रू मायोसिस आती हैं जब क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस होता है। नंबर 8 पे देखें, कंट्रास्ट माइटोसिस एंड मायोसिस एम्फेसाइजिंग दैट लीड टू डिफरेंट आउटकम्स। माइटोसिस और मायोसिस में क्या फ़र्क होता है, कंट्रास्ट करें तो इसको हम लोगों ने डायग्राम के साथ, एक हमने पूरा लेसन इस पर स्टडी किया था, तो मैंने आपसे यही कहा था आपने डायग्राम्स के साथ इसको एक्सप्लेन करना है। तो स्टूडेंट्स ये पेज नंबर 101 के ऊपर ये पूरा डायग्राम्स के साथ माइटोसिस और मायोसिस का कंपैरिजन मौजूद है, ठीक है। तो आप लोगों को मैंने डिटेल से इसको समझाया था, आप लोगों ने अगर फिर भी समझ ना आ रहा हो तो दोबारा से आपने वो वीडियो देखनी है, ठीक है, इसको लाइट नहीं लेना, ठीक है। ये भी एज अ लॉन्ग क्वेश्चन एक मरतबा बोर्ड में आया हुआ है, ठीक है। तो आप लोगों ने इसको डायग्राम्स के साथ जो है प्रिपेयर करना है और डायग्राम्स की प्रैक्टिस आप साथ साथ करते रहें माइटोसिस और मायोसिस में, इसलिए अब ये टॉपिक तैयार करना आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होता, ठीक है। कि बच्चों हमारा लास्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब नेक्रोसिस एंड एपोप्टोसिस, ठीक है। सेल डेथ के हवाले से ये टॉपिक्स हैं, नेक्रोसिस एंड एपोप्टोसिस, तो हमने कल के लेसन में इनको स्टडी किया था, ठीक है। तो एपोप्टोसिस क्या है भला, सेल की प्रोग्राम्ड यानी प्रोग्राम्ड सेल डेथ है, ठीक है। और इसके बाद आप लोगों ने इसकी एक्सप्लेनेशन के अंदर आ जाना है, तो एक्सप्लेनेशन में आप लोगों ने ये सारा नोट कर देना है, ठीक है। और ये जो लास्ट पैराग्राफ है ये इसके एडवांटेजेस को बता रहा है कि एपोप्टोसिस का फ़ायदा क्या होता है, डैमेज सेल्स रिमूव हो जाते हैं, ठीक है। और इसका फ़ायदा क्या होता है कि इन्फेक्शन नहीं फैलता, और इस तरह से इसका फ़ायदा जो है वो डेवलपमेंट के दौरान भी इसका एडवांटेज हमें मिलता है। इसके बाद नेक्रोसिस के अंदर क्या होता है, इट्स एन एक्सीडेंटल सेल डेथ, ठीक है। और एक्सीडेंटल सेल डेथ होती है और इसकी आप लोगों ने कॉजेज़ लिखनी है, तो कॉजेज़ ये सेकंड लाइन में बताई गई हैं, ठीक है, ये इसकी कॉजेज़ आ जाएंगी। और ये जो लास्ट पैराग्राफ है ये इसका प्रोसीजर है कि नेक्रोसिस किस तरह से सेल को बिल्कुल रिमूव कर देता है, तो ये इस तरह से आप लोगों ने इन टॉपिक्स को एक्सप्लेन कर देना है, ठीक है। तो आज हमारा लेसन बच्चों कंप्लीट हो गया, हमने अपनी एक्सरसाइज भी अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट कर ली है चैप्टर नंबर 5 की, ठीक है। उसके बाद मैं आपसे जैसा हमेशा कहता हूँ कि आपके चैप्टर के एंड पे टर्म्स टू नो लिखी होती हैं, तो इसको बच्चों ज़रूर पढ़ा करें। और आप लोगों ने इसमें से जो टर्म आपको अभी तक समझ नहीं आई है उसको बच्चों आप लोगों ने हाईलाइट कर लेना है, ठीक है। इंशाल्लाह वल अज़ीज़ जब आप स्कूल आएंगे तो आप लोगों ने इसको अपने टीचर से ज़रूर कंसर्न करके इसका कॉन्सेप्ट सीखना है, ठीक है। क्योंकि बायोलॉजी का सब्जेक्ट जो है बेटा कोई मुश्किल नहीं है, अगर आप एज़ कम्पेयर टू अदर साइंस सब्जेक्ट देखें तो आसान है, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ वहाँ आती है कि जब ऐसी टर्म्स जो हमारी कॉमन वर्बल लैंग्वेज में यूज़ नहीं होती हैं, जब वो हम बायो में पढ़ते हैं
तो यहाँ पे हम कंफ्यूज होते हैं, हालांकि वो टर्म्स हम सीख चुके होते हैं। ठीक है, तो बच्चों आप लोगों ने इन टर्म्स को फिर एक दफ़ा देख लेना है, और इनको आप लोगों ने अगर समझ ना आई हो तो इसको ज़रूर अपने टीचर्स से कंसर्न करना है। ठीक है, तो इंशाल्लाह अल अज़ीज़ कल के लेसन में हम बोर्ड क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस चैप्टर उनको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।